गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग खाकी वर्दी की तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? आशु, अतुल कुमार, बबीता पाल, प्रेम कुमार, खुशी, विवेक, लक्षिता, साक्षी, अतुल, दीपक, अर्जुन, कोमल, पारुल, प्रीतम। चलेगा बेटा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालिएगा। आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर जलवायु जो है ना वो हमें पढ़ा दीजिएगा। तो जलवायु नहीं बच्चों, जो भी आप लोगों ने डिमांड की है, एक दो और टॉपिक है जैसे ट्रांसपोर्ट है और उद्योग धंधे है, खनिज संसाधन हमने पढ़ लिए, ऊर्जा संसाधन, ये भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, बस 2-3 दिन अपना लेट से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई टॉपिक है जो आप लोग बोल रहे हो तो वो मैं पक्का पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। आपसे कोई पूछ ले कि क्या होती है जलवायु, तो बहुत सारे बच्चे तो बोलेंगे कि जल में जब वायु मिला दें तो उसी को बोलते हैं जलवायु। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता कि जल में वायु मिलेगी उसी को हम जलवायु बोलेंगे। जलवायु का मतलब क्या होता है? बच्चों, किसी भी स्थान पर लंबे समय तक जो वायुमंडलीय अवस्था बनी रहती है उसी वायुमंडलीय अवस्था को हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। आपसे कोई क्लाइमेट यानी कि जलवायु की परिभाषा पूछ ले कि क्या होती है जलवायु, इसे बोलते हैं हम क्लाइमेट। तो आपको बोलना है कि किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली वायुमंडलीय अवस्था। कोई भी स्थान है यदि वहां पर लंबे समय तक एक जैसी वायुमंडलीय अवस्था, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन बच्चों देखने को मिलेगी, उसी वायुमंडलीय अवस्था को हम जलवायु बोल दिया करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? जलवायु कहलाएगी। तो बच्चों हमने यहाँ पर जलवायु की डेफिनेशन में एक शब्द यूज किया है, लंबे समय तक। ठीक है, तो जलवायु हमेशा क्या होती है? लंबे समय तक होती है। जलवायु कभी भी आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं देखोगे बल्कि लंबे समय तक देखोगे। तो सर जी लंबा समय कितना होता है? बच्चों कोई भी स्थान है और उस स्थान की जलवायु के बने रहने का जो न्यूनतम समय होता है, तो किसी भी स्थान की जलवायु के बने रहने का जो समय होता है, किसी भी स्थान की जलवायु के बने रहने का न्यूनतम काल, मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, वो आपका होता है 30 से 35 वर्ष। 30 से 35 वर्ष मान के चलिएगा। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां की जलवायु जो है, ऐसा नहीं है कि बच्चों वो कल बदल जाएगी, परसों बदल जाएगी। तो उस जलवायु को उस स्थान के ऊपर बदलने के लिए कम से कम 30 से 35 साल लग जाते हैं। तो किसी भी स्थान की जलवायु के बदलने का जो न्यूनतम काल होगा वो 30 से 35 वर्ष होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जो आप लोग जलवायु बता रहे हो, यदि ये लंबे समय तक रहती है तो फिर
कम समय तक क्या रहता है? तो बच्चों वो रहता है वेदर। वेदर यानी कि मौसम। तो आपसे कोई पूछ ले कि मौसम क्या होता है? बच्चों मौसम की डेफिनेशन होती है कि किसी भी स्थान पर अल्प समय तक, अल्प का मतलब होता है बेटा कम, कम समय तक पाए जाने वाली वायुमंडलीय अवस्था। वायुमंडलीय अवस्था ये आपका क्या कहलाती है? मौसम। ठीक है। तो बेटा मौसम की डेफिनेशन में मैंने एक शब्द यूज किया है अल्प समय तक, यानी कि कम समय तक। और आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप न्यूज एंकर को न्यूज बच्चों सुनाते हुए देखोगे, सुनोगे, तो वो आपको एक एक घंटे के अंदर, आधे आधे घंटे के गैप में बार बार मौसम की जानकारी देता रहता है। क्यों देता है? क्योंकि मौसम जो है ना वो पल पल बदलता है। यानी कि मौसम एक दिन में कितनी बार भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु पल पल नहीं बदलेगी। जलवायु को बदलने के लिए कम से कम 30 से 35 साल लग जाते हैं। तो जो बार बार बदलेगा उसे मौसम बोलेंगे, जो लंबे समय तक बना रहेगा उसे जलवायु बोलेंगे। और बच्चों मौसम जो है ना उसकी फितरत आदमी के जैसी होती है। जैसे आजकल आदमी पल पल बदलता है, ठीक है ना। आज आप देखते हो कि आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होंगे जो मेरे दोस्त दिन में पता नहीं कितनी बार अपनी बातों से मुकरेंगे, है ना। तो आज आदमी की फितरत भी मौसम के जैसी हो रखी है। जैसे मौसम पल पल बदलता है ऐसे आदमी पल पल बदलता है। और बेटा मौसम पल पल बदलता है, इसीलिए बॉलीवुड के गानों में हमेशा बच्चों मौसम का ही जिक्र किया जाता है, जलवायु का जिक्र नहीं किया जाता। जैसे मौसम के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने होंगे, क्या मौसम आया है, ठीक है। आपने सुना होगा यार बदल ना जाना मौसम की तरह, यानी कि अपने दोस्त को बोल रहा है कि आपको मौसम की तरह बिल्कुल नहीं बदलना, आपको जलवायु की तरह बने रहना है, लंबे समय तक आपको मेरा साथ देना है। तो बच्चों बॉलीवुड के अंदर जो गाने आप सुनते हो वहां पर भी आपको ज्योग्राफी पढ़ने को और सीखने को मिल सकती है यदि आप उनके अर्थ को समझोगे। तो बच्चों जैसे आदमी बदलता है ऐसे ही मौसम पल पल बदलता है। तो दोनों बातों में अंतर आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब हम बात करें कि बच्चों ये मौसम कैसा है, किस तरीके से बदलता है। ठीक है। तो बच्चों आपसे पूछा जा सर जी हमारे देश के नेता मौसम है, बिल्कुल अपने देश के नेता मौसम ही है बच्चों। ठीक है, जैसे मौसम बदलता है ऐसे देश के नेता बदलते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि भारत के अंदर मौसम की जो जानकारी सबसे पहले मिलना स्टार्ट हुई वो कब मिलना स्टार्ट हुई? आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले मौसम की जानकारी। तो भारत के अंदर सबसे पहले मौसम की जो जानकारी है बच्चों वो 1875 के आसपास मिलना स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो भारत में सबसे पहले मौसम की जानकारी 1875 ईस्वी के आसपास। और जहां से मौसम की जानकारी मिलती है बेटा उस जगह को हम बोलते हैं मौसम वेधशाला। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1875 में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे भारत के ऊपर, तो अंग्रेजों ने मौसम की जानकारी देने के लिए जो अपना सेंटर स्थापित किया था, मौसम वेधशाला जो स्थापित की थी बेटा वो कहाँ पर? तो प्रथम मौसम वेधशाला अंग्रेजों ने शिमला के अंदर स्थापित की थी बच्चों, जो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है। लेकिन सर आज के समय ये मौसम वेधशाला कहाँ है? तो बच्चों अपने भारत के अंदर वर्तमान में यदि आपसे कोई मौसम वेधशाला पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए पुणे के अंदर। और बेटा ये पुणे कहाँ है?
सर ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। हम बात करें कि मौसम विज्ञान के अंदर कहाँ है, वेदर साइंस सेंटर। देश के अंदर वेदर साइंस सेंटर मौसम विज्ञान के अंदर। आगे भविष्य में किस तरीके का मौसम होगा, कैसे कैसे मेरे दोस्त हमें उस मौसम के अनुसरण अपने जीवन को डालना पड़ेगा, ये सारी की सारी रिसर्च यहाँ की जाती है। और बेटा मौसम साइंस सेंटर, वेदर साइंस सेंटर जो है देश का, वो नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका जलवायु और मौसम के अंदर क्या होता है, अंतर होता है। अब हम बात कर रहे थे क्लाइमेट की, यानी कि जलवायु की। तो बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि भाई भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, तो बेटा भारत की जो जलवायु है, वो है हमारी उष्ण कटिबंधीय मानसून। उष्ण का मतलब मैंने आप लोगों को कल भी बताया था जब हम पेड़ पौधे पढ़ रहे थे, कि उष्ण का मतलब गर्मी होता है, कटिबंध का मतलब जोन होता है। और बच्चों हम अपनी जलवायु के पीछे कौन सा शब्द जोड़ते हैं, मानसून शब्द जोड़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिकल मानसून बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, ट्रॉपिकल मानसून बोल देंगे, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। सर जी भारत की जलवायु ऐसी क्यों है, हमने उष्ण कटिबंधीय शब्द क्यों यूज किया। तो बेटा हम बात करते हैं कि यदि ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी को तापमान के आधार पर अलग अलग कटिबंध के अंदर बांटा जाता है। इस पृथ्वी को तापमान के आधार पर अलग अलग कटिबंध के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करें, तो बेटा ये वाली जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे कहा जाता है। नीचे वाली जो है बच्चों ये है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, ठीक है। बच्चों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो अक्षेत्र है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध। तो कटिबंध का मतलब क्या है, अक्षांशों के बीच का अक्षेत्र आपका जोन कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। बच्चों हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर ये तीन ही ऐसी रेखा हैं जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। एक तो है भूमध्य रेखा, एक है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। तो धरती के ऊपर सबसे ज्यादा गर्मी बच्चों 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच वाले क्षेत्र में पड़ती है। और सबसे ज्यादा गर्मी वाला ये क्षेत्र है, तो इसको हम बोल देंगे उष्ण कटिबंध, क्योंकि उष्ण का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वेटर कहाँ आता है, इक्वेटर दोनों के बीच में आएगा बेटा 0 डिग्री, है ना। और कहाँ आएगा इक्वेटर, तो इक्वेटर तो बिल्कुल सेंटर से जाएगा, ठीक है। अब ना ये रेखा सेंटर में है ना ये रेखा, इन दोनों के बीच में से जो आएगी वो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा, उसको इक्वेटर बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे, ठीक है ना। वेधशाला क्या होता है, वेधशाला वो होता है जहां से हमें मौसम की जानकारी मिलती है। वेधशाला का मतलब होता है एक तरीके से कि एक अर्ध गोलाकार आकृति का यंत्र जो है वो बच्चों ऊंची पहाड़ी के ऊपर टांग दिया जाता है। और ऊंची पहाड़ी के ऊपर टांगा गया वो यंत्र ऊपर से गुजरने वाले बादलों से बच्चों संदेश प्राप्त करता रहता है। और उन बादलों से संदेश लेकर मेरे दोस्त मौसम के अंदर क्या हलचल होगी, इस तरीके से उस यंत्र से मेरे दोस्त हम मौसम की जानकारी ले पाते हैं। और जहां इस तरीके का यंत्र लटकाकर बादलों से मौसम की जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है, उसे हम मौसम वेधशाला बोलते हैं।
हिमानी जाओ उसको हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, वो एटमॉस्फेयर का पार्ट होगा। तो ये उष्ण कटिबंध है। इसके ऊपर हम चलेंगे, ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री से 45 डिग्री, और नीचे यहाँ 23.5 डिग्री से 45 डिग्री। बेटा ये जो क्षेत्र होगा ना, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। इसको बोलते हैं हम उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो नीचे वाला ये भी क्या हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल, और सब ट्रॉपिकल का मतलब मैंने क्या बताया आपको, उपोष्ण कटिबंध। उपोषण का मतलब क्या होगा कि यहाँ गर्मी कम होगी, उप का मतलब कम होता है, उष्ण का मतलब गर्मी, तो उपोषण का मतलब क्या होगा, कम गर्मी होगी, किसकी तुलना में, ऊपर वाले क्षेत्र की तुलना में। तो जितना हम बच्चों कर्क रेखा और मकर रेखा से दूर होते जाएंगे, गर्मी क्या होती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। और बच्चों टेम्परेचर यहाँ कम है किसकी तुलना में, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र की तुलना में। बच्चों 23.5 से 45 ऊपर की तरफ, 23.5 से 45 नीचे की तरफ, इसलिए हमने इसको बोल दिया बच्चों उपोषण। हम बात करेंगे फिर 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और बेटा यहां 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 45 डिग्री से 66.5 ऊपर और 45 डिग्री से 66.5 नीचे। बेटा यहां इस क्षेत्र को बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण को बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेट जोन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेट बोलते हैं, ठीक है। शीत का मतलब क्या होता है, ठंड। तो यहाँ इस इलाके में ठंड ज्यादा पड़ेगी साल में, और बच्चों गर्मी कम, क्योंकि शीत प्लस उष्ण से मिलकर क्या बना है, शीतोष्ण बना है, ठीक है। अब 66.5 डिग्री से ऊपर हम चलेंगे 90 डिग्री, और नीचे की तरफ आएंगे बच्चों ये आपका 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर बच्चों वर्ष भर बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगी। इनको बोला जाता है पोलर जोन। हिंदी में बोलेंगे बेटा ध्रुवीय कटिबंध, जहां पर हमेशा बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम अपनी पृथ्वी को कितने जोन में डिवाइड करते हैं। टेम्परेचर के आधार पे हम अपनी पृथ्वी को 5 जोन में डिवाइड करते हैं। एक आपका ट्रॉपिकल है, एक आपका सब ट्रॉपिकल है, एक आपका टेम्परेट है, एक आपका पोलर है। कितने हुए, 4। और बेटा एक को हम बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। वो आपका इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र होता है, जो इसे हम लो एयर प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं, उसको हम निम्न वायु दाब पेटी का क्षेत्र भी बोलते हैं, डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा हमने अपनी जलवायु के आगे उष्ण कटिबंध शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि बच्चों उष्ण कटिबंध का मतलब ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। तो बच्चों अपने भारत का ज्यादातर जो हिस्सा है वो कौन से क्षेत्र में आता है, गर्मी वाले क्षेत्र में अपने भारत का सबसे ज्यादा हिस्सा आता है। इसलिए हमने अपने जलवायु के आगे क्या रख दिया, उष्ण कटिबंधीय शब्द। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आता है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको, बिल्कुल पढ़ाया था सर। यदि ये इंदिरा पॉइंट है तो इंदिरा पॉइंट की वैल्यू क्या है, 6 डिग्री बेटा 4 मिनट, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि अपना सबसे उत्तरी सिरा कौन सा होगा, सबसे उत्तरी सिरा होगा 37 डिग्री 6 मिनट। और हम बात करें कि बच्चों गर्मी वाला क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, गर्मी वाला क्षेत्र आ जाता है 23.5 तक। तो बेटा ये 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा। ये आपकी क्या है, कर्क रेखा। और अभी मैंने आपको समझाया कि 23.5 से ऊपर आपका उपोषण है, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, उपोषण कटिबंध हो जाएगा। और 23.5 से नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, उष्ण होगा, उष्ण होगा, ठीक है। तो ये अपना भारत है जो 6 डिग्री 4 5 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक
फैला हुआ है अक्षांशों के बीच। अब मैं बात करूं कि कर्क रेखा तक यदि उष्ण कटिबंध है, तो बच्चों 23.5 में से यदि मैं यहां पर 6.5 माइनस करूं, तो आपका 17 डिग्री अक्षेत्र आएगा। कितने डिग्री अक्षेत्र आएगा? 17 डिग्री अक्षेत्र आएगा। और ऊपर की तरफ मैं बात करूं, तो मेरे बेटा 14 डिग्री अक्षेत्र आएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि 17 ज्यादा है या 14 ज्यादा है, तो आप बोलोगे 17 ज्यादा है। और 17 ज्यादा है तो 17 डिग्री क्षेत्र कौन सा है? गर्मी वाला क्षेत्र। तो अपने भारत का ज्यादातर हिस्सा बच्चों गर्मी वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने अपनी जलवायु के नाम के आगे कौन सा शब्द जोड़ दिया? उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल शब्द हमने ऐड कर दिया। तो सर जी आपने मानसून शब्द क्यों ऐड किया? क्योंकि बच्चों भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? मानसून करता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक, तो आपको मानसून बोलना है। इसलिए हमने मानसून शब्द अपनी जलवायु के पीछे जोड़ा है। तो भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर है बच्चों, कारक है। क्योंकि किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, और उन कारकों की स्टडी करना ही बच्चों आपका जलवायु कहलाता है। कारक, या इसे हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे? फैक्टर बोल देंगे। ठीक है। तो कोई भी स्थान, उसकी जलवायु को बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यदि हम बात करें प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो बेटा प्रभावित करने वाले कारकों में, कारक का मतलब फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है, या हम बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको अफेक्टिंग फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों कौन कौन से कारक होते हैं? हम बात करेंगे लैटिट्यूड, अक्षांश प्रभावित करते हैं। बात करेंगे एल्टीट्यूड, ऊंचाई प्रभावित करती है। ठीक है, नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता प्रभावित करती है। समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता प्रभावित करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों, मानसून प्रभावित करता है। मानसून। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे ओशियानिक करंट, समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं। ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि वन मेरे बच्चों, वन। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों इनका अध्ययन करना ही आपका जलवायु कहलाता है। जब हम इन सारे के सारे फैक्टर की स्टडी करेंगे, इन फैक्टर की स्टडी करना ही बच्चों आपका क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। जलवायु में हम इन्हीं को तो पढ़ते हैं। और किसको पढ़ते हैं? जलवायु में हम इन्हीं को तो पढ़ते हैं। ठीक है। तो भारत की जलवायु जो होगी वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होगी। मानसून शब्द हमने इसलिए जोड़ा कि भाई भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा ये क्या करता है? प्रभावित करता है। हम बात करेंगे यहां पर कि ये जो मानसून शब्द आपने सर बताया जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ये मानसून शब्द कहां से लिया गया है? तो बेटा ये मानसून जो शब्द है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा, मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? अरबी भाषा का शब्द है। और ये अरबी भाषा के शब्द मौसीम से लिया गया है। तो ये अरबी भाषा के शब्द किससे लिया गया है? मौसीम से। और मौसीम का मतलब होता है
जो हवाएं अपनी दिशा में परिवर्तन ले आए उन हवाओं को हम मौसम बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी हवा जब उस हवा के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा तो बच्चों वो बल लगने के कारण उन हवाओं में जो परिवर्तन आता है, उन हवाओं में जो परिवर्तन आता है वो हवाएं जो अपनी दिशा में परिवर्तन ले आती है बच्चों, उन हवाओं को अरबी भाषा में मौसम बोलते हैं। मौसम से ही ये शब्द बना है मानसून। आपसे कोई पूछ ले कि भारत का जो मानसून है इसका वर्णन सबसे पहले किसने किया था? एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो बेटा भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया था अल मसूदी ने। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन अल मसूदी के द्वारा। अल मसूदी ने बताया था कि भारत के अंदर किस तरीके से बारिश होती है, कहाँ से ये बारिश आती है, ये बादल कहाँ से पानी लेके आते हैं। और बेटा ये अल मसूदी ने भारत ही नहीं बहुत सारे देशों के मानसून के बारे में बताया। और ये आपका एक अरबी विद्वान था, ठीक है। जो हम इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं, भारतीय मानसून, बच्चों ये दो प्रकार का होता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? मानसून ही प्रभावित करता है। बेटा मानसून प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, तभी तो अपने देश के अंदर हमें एक अलग से ऋतु बनानी पड़ी, एक अलग से सीजन बनाना पड़ा। और उसी सीजन को हम क्या बोलते हैं? उसी सीजन को हम मानसून सीजन बोलते हैं। तो भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मानसून। तभी तो बेटा यहाँ पर जून से शुरू होकर सितंबर तक लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश होती है। और इतने लंबे समय तक जब भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती है तो हमें भारत के अंदर एक नई ऋतु बनानी पड़ी, और उस ऋतु को हम वर्षा ऋतु बोलते हैं, मानसून सीजन बोलते हैं, ठीक है। बच्चों भारतीय मानसून जो होगा वो कितने प्रकार का होगा? सर जी दो प्रकार का होगा, ठीक है। सर जी ये दो प्रकार का कैसे होगा? तो बेटा एक को हम बोलेंगे समर मानसून। मानसून का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो हवाएं जो वर्षा करेंगी उन्हीं को हम मानसून बोलेंगे। तो ये है आपका समर मानसून, यानी कि बेटा इसे हम बोल सकते हैं गर्मियों का मानसून। ठीक है। और बेटा एक है विंटर मानसून। इसको हम बोल देते हैं सर्दियों का मानसून। ठीक है। हम बात करें तो ये गर्मियों का जो मानसून होता है बच्चों, ये बारिश कौन से महीने से शुरू कर देगा? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपकी बारिश से शुरू कर देगा जून के पहले सप्ताह से ही। तो जून के प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ जून, बच्चों सितंबर के मिड तक, मध्य सितंबर तक। ठीक है। इसको हम गर्मियों का मानसून बोलते हैं। सर्दियों का जो मानसून है ये आपका बारिश करना स्टार्ट कर देगा बेटा मिड अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है। ये जो गर्मियों का मानसून है ये कहाँ से पानी उठाएगा? क्योंकि मानसून का मतलब क्या होगा? मानसून का मतलब होगा
वो हवाएं जो वर्षा करेंगी उन हवाओं को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, उन हवाओं को ही हम मानसून बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ गर्मियों के मानसून की। गर्मियों का मानसून, तो सबसे पहले हम गर्मियों का मानसून पढ़ेंगे बेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि गर्मी में ही सबसे ज्यादा जल का वाष्पीकरण होगा, है ना, वेपराइजेशन ज्यादा होगा, जल का वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो मेरे दोस्त बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे तो बारिश ज्यादा होगी। तो गर्मियों का जो मानसून होता है ना, ये भारत में सबसे ज्यादा बारिश करेगा। ये भारत में सबसे ज्यादा वर्षा, रेनफॉल बच्चों इस मानसून से सबसे ज्यादा होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, और हम बात करें कि सर कितना, तो साल में जो बारिश होती है ना देश भारत के अंदर बच्चों, उस वर्षा का 80% वो इसी मानसून से होगा। ठीक है, मतलब गर्मियों में बारिश ज्यादा होगी सर्दियों की तुलना में, क्योंकि गर्मियों में जल का वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, गर्मियों का जो मानसून मैंने आपको बताया, ये आपका दो शाखाओं में बटा होता है। कितनी शाखाओं में बटा होता है? गर्मियों में जो वो बारिश होगी बच्चों, वो दो जगह से पानी उठाकर हवाओं के द्वारा की जाएगी। तो गर्मियों का जो मानसून होता है बेटा, वो दो शाखाओं में बटा होता है। सर जी, ये दो शाखा कौन सी होती हैं? सबसे पहले ये पानी उठाएगा बच्चों यहां से, और ये आपका कौन सा सागर है? अरब सागर है। इसको हमने अरब सागर बोला। तो हवाएं सबसे पहले अरब सागर से पानी उठाएंगी, और बच्चों फिर बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं गर्मियों के अंदर पानी उठाकर भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये दो शाखाएं जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसमें एक तो अरब सागर की शाखा होगी, अरब सागर की शाखा होगी, और एक ये हवाएं पानी उठाएंगी बंगाल की खाड़ी से, तो बच्चों इसकी दूसरी शाखा हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। आपसे कोई पूछ ले कि भाई अरब सागर की शाखा ज्यादा बारिश करती है भारत के अंदर गर्मियों में या बंगाल की खाड़ी, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो अरब सागर की शाखा से होती है। 65% जो वर्षा होगी गर्मियों के अंदर, मैं गर्मियों का जिक्र कर रहा हूं सिर्फ, गर्मियों का मानसून हम पढ़ रहे हैं, और बच्चों शेष 35% जो बारिश है वो बंगाल की खाड़ी से होगी। किससे होगी? बंगाल की खाड़ी से होगी। ठीक है ना? अब ये बारिश होगी कैसे, अब हम समझेंगे। बेटा क्या होता है कि ये हवाएं सबसे पहले बारिश कैसे होगी ये आपको समझा रहा हूं। एक पॉइंट और लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं कि गर्मियों का मानसून जो है ना, इसकी शुरुआत कब होती है? तो गर्मियों के मानसून की शुरुआत होती है सर जून के प्रथम सप्ताह में। अच्छा मेरे को एक बात और बता दो। हाँ भाई ठीक है, मैं वरना तुम्हारी कोशिश कर रहा था कि संडे को क्लास ले लूं। संडे को कोशिश करता हूँ यदि तुम्हारी क्लास पॉसिबल हो पाएगी तो, है ना, क्योंकि एक तो शादियों का सीजन है तो थोड़ा सा परिवार में शादी है, इसलिए
कल भी क्लास तो आपको नहीं हो पाएगी, और संडे को कोशिश करूंगा फिर। हाँ बिल्कुल, मैप बना लीजिएगा भाई। अब बारिश करेंगे हम। तो जून के पहले सप्ताह में गर्मियों के मानसून की शुरुआत हो जाती है। और जब जून के पहले सप्ताह में गर्मियों के मानसून की शुरुआत हो जाती है, तो बेटा यहाँ पर जो हवाएं होंगी, अरब सागर के अंदर जो हवाएं होंगी, वो हवाएं पानी पी के ऊपर की ओर उठेंगी। और ऊपर की ओर उठ के बच्चों यहाँ मालाबार तट के ऊपर, ये आपका तट कौन सा है? मालाबार तट है बेटा। केरल राज्य के तट को हमने क्या बोल दिया? मालाबार तट बोल दिया। ये आपका तट है मालाबार। मालाबार तट, ठीक है। और बच्चों 1 जून को बारिश जो है ना वो दस्तक दे देगी, इस तरीके से। ये 1 जून है। तो गर्मियों के मानसून की शुरुआत जून के पहले सप्ताह से हो जाती है, और हम 1 तारीख मान के चलते हैं। और 1 तारीख को बच्चों केरल के अंदर सबसे पहले बारिश होती है, और केरल के बाद बच्चों तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में बारिश भारत में सबसे पहले होती है। हम बात करेंगे मालाबार तट के ऊपर जो कार्डेमम नाम की पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी है, वहां से बच्चों मानसून टकरा के केरल के मालाबार तट के ऊपर सबसे पहले बारिश करता है। क्या करता है? बारिश करता है। और हम बात करें तो ये बारिश कहाँ से आ रही है? नीचे की तरफ कौन सा इलाका है? दक्षिण। इस साइड कौन सा इलाका है? पश्चिम। तो ये बीच वाली जो दिशा होगी बेटा, ये आपकी कौन सी दिशा होगी? सर जी 1 जून को जो बारिश हो रही है, वो कौन सी दिशा से हवाओं के द्वारा पानी उठाकर हो रही है? बच्चों वो हो रही है दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से। बच्चों दक्षिण पश्चिम से सबसे पहले बारिश करती है ये हवाएं। तो इस गर्मियों के मानसून को हम क्या बोल देंगे? हम इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी बोल देंगे। साउथ वेस्ट मानसून भी इसे बोल देंगे। तो गर्मियों के मानसून को कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई सबसे पहले जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? तो हमने बता दिया कि प्रथम जो वर्षा होगी, गर्मियों के मानसून की प्रथम वर्षा बच्चों मालाबार तट के ऊपर होगी, केरल राज्य में। मालाबार तट, केरल राज्य। केरल राज्य के मालाबार तट के ऊपर सबसे पहले बारिश होती है। और बच्चों केरल राज्य के अंदर जो ये बारिश होती है, इस बारिश से किसान बड़े खुश होते हैं। और केरल के किसान क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वहां पर जो किसान आम की खेती करते हैं, तो बेटा आम की खेती के लिए बारिश बहुत अच्छी मानी जाती है। और केरल के अंदर गर्मियों में होने वाली इस वर्षा को आमर वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो केरल के अंदर गर्मियों में होने वाली वर्षा किस नाम से? आमर वर्षा के नाम से। अरे वाह मनीषा। सर जी आपका सिलेबस कम हुआ है। भाई मेरा सिलेबस कम कहाँ हुआ है, ये बताओ। है कम से कम तुम्हारा एक रजिस्टर तो पूरा का पूरा कंप्लीट होने को होगा। बड़े खतरनाक बच्चे हो यार तुम। मेरे हिसाब से कितना भी अच्छा पढ़ा लो, तुम लास्ट में एक ही बात बोलोगे जो तुम्हें बोलनी है हमेशा की तरह, है ना? है भाई। तुम्हें सिर्फ एक ही ये बात बोलोगे लास्ट में जो तुम्हें बोलनी है। अब देखिएगा मैं फटाफट भी खिंचवा दूंगा काम को। आवाज ठीक से नहीं आ रही।
हाँ, और आराम आराम से पढ़ना होता है बेटा, एक बार में ऐसा पढ़ लो कि फिर बार बार अपने को भटकना ना पड़े, ठीक है। तो 1 जून को बारिश हो चुकी है कहाँ कहाँ, केरल और तमिलनाडु के अंदर। एक के बाद मेरे दोस्त ये बारिश होगी अब 5 जून को। कब होगी? 5 जून को बेटा बारिश होगी, आपको याद रखना है। इस तरीके से 5 जून, 5 जून, ठीक है ना। और 5 जून को बच्चों बारिश कहाँ हो रही है? कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश का जो ऊपर वाला इलाका है, उत्तरी आंध्र प्रदेश के अंदर। बच्चों ये आपका छत्तीसगढ़ वाला इलाका है और उड़ीसा वाला इलाका है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितनी तारीख को बेटा? 5 जून को बारिश होगी, ठीक है ना। 5 के बाद बेटा याद रखना है गर्मियों की बारिश। इस तरीके से बारिश होगी फिर 10 जून को। 10 जून को क्या होगी? इस तरीके से बारिश होगी, ठीक है। 10 के बाद हम बात करेंगे 15 जून की बेटा। तो ये आपकी 15 जून को बारिश होगी इस तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर, जिसमें गुजरात आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, और फिर नेपाल तक मेरे दोस्त ये बारिश चली जाती है, ठीक है। फिर जुलाई के महीने में बेटा इस तरीके से ये मानसून जाता है। 1 जुलाई, ठीक है। इस तरीके से बच्चों फिर ये आपका लगभग 30 जुलाई तक ये बारिश होती है ऐसे भारत के अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसके बाद ये हवाएं आगे क्यों नहीं जा रही? ये हवाएं बेटा इसलिए आगे नहीं जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊंचा हिमालय क्षेत्र है। और बेटा ये ऊंचा हिमालय क्षेत्र इन हवाओं को आगे की तरफ जाने ही नहीं देता। तो ये हवाएं फिर सितंबर महीने, अब सितंबर तक ये हिमालय तक पहुंचती हैं, और बेटा फिर सितंबर के बाद ये पलट के नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये हवाएं वापस टकरा के नीचे की तरफ आएंगी तो इनको हम लौटता हुआ मानसून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लौटता हुआ मानसून हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है? बारिश होती है अलग अलग राज्यों में। अब आपको ये कोई डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, जो लाइन में अब लिखवाऊंगा वो आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले बारिश कहाँ होगी? केरल राज्य के अंदर। केरल में इनको किस नाम से जानते हैं? आमर वर्षा। केरल के बाद बच्चों जब 5 जून के आसपास कर्नाटक में बारिश होगी इस मानसून से, तो कर्नाटक के अंदर इसे चेरी बलेसम के नाम से जाना जाएगा। तो गर्मियों के मानसून को हम बच्चों कर्नाटक के अंदर हम इस बारिश को बोलेंगे कॉफी वर्षा, या बच्चों इसे कहा जाता है चेरी ब्लेसम। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लेसम, ठीक है। तो कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा या चेरी ब्लेसम बोलते हैं। हम बात करेंगे बच्चों उत्तर भारत के अंदर। बेटा उत्तर भारत के अंदर हम बात करें, अपना हरियाणा शामिल है। जहां तुम जॉब लगने के बाद ड्यूटी करोगे, दिल्ली शामिल है। साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शामिल है, ठीक है। तो उत्तर भारत के अंदर बच्चों इसका जो नाम होगा ना,
वो होगा आंधी। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यहां पर जब भी गर्मियों में बारिश आएगी, बारिश से पहले क्या आएगी? आंधी आएगी। ठीक है ना? आंधी आएगी। हम बात करेंगे बेटा पश्चिम बंगाल के अंदर जब बिजली की तेज गड़गड़ाहट के बीच गर्मियों की बारिश होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ होने वाली बारिश को हम बोलते हैं काल बैसाखी। इस वर्षा को हम क्या बोल देते हैं? हम काल बैसाखी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, हम बात करेंगे आसाम राज्य के अंदर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो आसाम राज्य के अंदर इसे नार्वेस्टर के नाम से पुकारा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नार्वेस्टर वर्षा अपने भारत के कौन से राज्य के अंदर होती है? तो बेटा आसाम राज्य के अंदर इसे नार्वेस्टर वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो हवाएं 1 जून से यहां से पानी उठाकर इन राज्यों के अंदर उसने बारिश की, फिर 5 जून को पानी उठाकर यहां बारिश की। तो बेटा जब ये हवाएं अरब सागर से पानी उठा के इन राज्यों के अंदर पर्वतों से टकरा टकरा के बारिश करती है, तो इन हवाओं के अंदर पानी क्या हो जाता होगा? खत्म हो जाता होगा। क्योंकि जो पानी अरब सागर से उठाया वो पानी इन राज्यों के अंदर बारिश के रूप में नीचे की तरफ गिरा दिया गया। तो बच्चों जब ये हवाओं के अंदर पानी खत्म हो जाता है, तो इस पूर्वी तट को क्रॉस करते ही इन हवाओं को दोबारा से बंगाल की खाड़ी का पानी दिखाई दे जाता है। बेटा जब बंगाल की खाड़ी का पानी दोबारा से दिखाई देगा, तो ये हवाएं दोबारा से बंगाल की खाड़ी से पानी उठाएंगी और पानी उठाकर बच्चों ये इस तरीके से चलना स्टार्ट कर देंगी ऊपर की तरफ। बच्चों बंगाल की खाड़ी से उठाया गया जो पानी है, फिर ये हवाएं सारा का सारा पानी बंगाल की खाड़ी का वो यहां पर गिराने का काम करती हैं। बच्चों ये जो इलाका है, ये इलाका आपका मेघालय का पठार है, जहां पर हमने गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियां पढ़ी। और इस मेघालय के पठार में स्थित इन 3 पहाड़ियों के बीचों बीच मेरे दोस्त ये जो बंगाल की खाड़ी से हवाओं ने पानी उठाया है, वो सारा का सारा पानी इन पहाड़ियों के साथ टकरा टकरा के यहाँ पर गिरा दिया जाता है। ठीक है? बिल्कुल, ये मानसून किसी नदी से भी पानी ले सकते हैं। नहर से तो क्या पानी लेंगे भाई, नहर में इतना पानी कहाँ होता है दोस्त। हाँ ठीक है, यदि कोई चौड़ी नदी है जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यदि गंगा और ब्रह्मपुत्र के ऊपर से मेरे दोस्त हम बात करें तो गर्मियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल का भी वाष्पीकरण होता होगा, वेपराइजेशन होता होगा। उसके ऊपर से जो हवाएं गुजर रही हैं वो हवाएं भी पानी उठाती होंगी। ठीक है? तो बेटा बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं यहां से चली थी, अलग अलग राज्यों में बारिश करने के बाद वो हवाएं वापस से प्यासी हो जाती हैं। बच्चों वो दोबारा से बंगाल की खाड़ी का पानी उठाती हैं। बंगाल की खाड़ी का पानी उठाकर उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं। उत्तर पूर्व में बांग्लादेश होते हुए जब मेघालय के पठार पे पहुंचती हैं, तो मेघालय के पठार में इन 3 पहाड़ियों के बीचों बीच ये बंगाल की खाड़ी का मानसून बच्चों क्या है? फंस जाता है। और ये हवाएं तब तक इन पहाड़ियों के बीच से नहीं निकल सकती जब तक सारा का सारा पानी यहाँ पर ना गिरा दिया जाए। और बच्चों यही कारण है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा है वो आपकी मेघालय में होती है। मेघालय का नाम मेघालय क्यों है? बच्चों वहां पर बादल खींचे चले आते हैं, बादलों का घर ही तो मेघालय कहलाता है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा बच्चों कहाँ? मेघालय के पठार पर।
ठीक है। और मेघालय के पठार के ऊपर बेटा इस वर्षा के लिए है 3 पहाड़ियां जिम्मेदार, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ी। बेटा हम बात करें तो सबसे ज्यादा टकराएगा कौन सी पहाड़ी से? खासी पहाड़ी से, सबसे अधिक। और जब सबसे अधिक मानसून इस पहाड़ी से टकराएगा तो इसी पहाड़ी के ऊपर है मेरे दोस्त आपका स्थान मासिन राम। मासिन राम। सर जो सबसे ज्यादा बारिश हो रही है मेघालय के पठार पर, ये कौन सी शाखा कर रही है बारिश? तो बेटा ये हवाएं कहाँ से पानी उठा के लेके आई हैं? बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर का योगदान नहीं, बल्कि मेघालय के पठार के ऊपर जो बारिश होती है बच्चों, वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही मासिनराम में या गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकरा के मेघालय के पठार पर बारिश होती है। कारण क्या है सबसे ज्यादा वर्षा होने का इस क्षेत्र में? कारण क्या है बच्चों? एक तो कारण मैंने आपको बता दिया, ये पहाड़ी हैं। एक कारण तो है बच्चों गारो खासी जयंती पहाड़ी। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इन पहाड़ियों की आकृति। और इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो कोन के जैसी है, शंकु के जैसी है, ऊपर से नुकीली है, नीचे से फैली हुई है। पहाड़ियों की जो आकृति है बच्चों वो कैसी है? कीप के जैसी है, कीप, या शंकु के जैसी है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं कोन के जैसी है। या बच्चों हम इस तरीके से हैं। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा बेटा। तो ये आपका गर्मियों का मानसून है। ठीक है, ये आपका गर्मियों का मानसून है। सर्दियों के मानसून को बच्चों और अपने भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, और इस मानसून से जो और 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो अंकित सर ने बता दिया होगा कि जनवरी 10 जनवरी के बाद बाद में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। तो बच्चों तब तक आपका इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, तब तक आपका ज्योग्राफी भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर रिवीजन कब करें? तो बेटा रिवीजन अब करोगे ना, और कब करोगे? ठीक है। जो पहले के चैप्टर हो चुके हैं उनकी आप रिवीजन साथ की साथ करते रहो। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस करने के बाद फिर पहले अक्षर से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो इसका मतलब तो फिर आप लोग तैयारी से भाग रहे हो। यदि जो बच्चा ऐसा चाहता है कि एक बार पूरा सिलेबस होने दो, उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर हम पेपर देने जाएंगे, तो बेटा हमें कोई यहाँ पर समय 1 साल नहीं मिल रहा। जब नोटिफिकेशन आया था, जब हम बैच स्टार्ट किए थे, तो लगभग 3 से 3.5 महीने का हमारे पास समय था। ठीक है। और इस समय में अपने को साथ की साथ पहले के चैप्टर की रिवीजन करके चलनी पड़ेगी। रिवीजन करके अपने को चलनी पड़ेगी। सर जी टाइम नहीं मिलता, बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग सिर्फ 2.5-3 महीने आपके पास हैं, और इन 2.5-3 महीने में बाकी सारे के सारे काम छोड़ के आपको पूरा का पूरा फोकस इस भर्ती के रिटन एग्जाम को क्लियर करने पे लगाना होगा। फिर आपका मेरे दोस्त फिजिकल होगा। ठीक है ना। तो साथ की साथ आप पहले के चैप्टर जो है ना वो आप रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।